बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवामी बयानिया तो बड़ा वाज़ेह है। पेट्रोल चला गया है 300 से ऊपर और डॉलर ने भी कर रही है ट्रिपल सेंचुरी। इसके बाद आवाम की क्या हालत है, क्योंकि बिजली के बिल सुना है कराची से लेके खैबर तक। पहले लोग एहतजाज करते थे कराची में कराची की निजी कंपनी के ख़िलाफ़, के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़, लेकिन अब लोग सरकारी कंपनीज़ के ख़िलाफ़ भी एहतजाज कर रहे हैं। लोगों का कहना यह है कि इतनी हमारी आमदन नहीं है जितना हमारा बिजली का बिल आया। ये तो होना ही था, कोई गैर मुतवक्का नहीं है। इस बिल के अंदर कम से कम मेरी स्टडी के मुताबिक कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो गैर मुतवक्का हो या किसी ने चोरी छुपे डाल दी हो। ये सब कुछ हमने IMF से कमिट किया था, IMF से वादा किया था, जो कि अब हमारे सामने आ रहा है। अवामी बयानिया क्या है, लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है, क्या महंगाई के मुकाबले में महंगाई करके गुजारा हो रहा है, या उन तनख्वाहदार तबके का क्या हो रहा है कि जिनके पास आमदन मखसूस है लेकिन खर्च करने के लिए मामलात ज़्यादा हैं या हेड्स ज़्यादा हैं। कराची में चलेंगे, मुख्तलिफ लोगों से बात करेंगे कराची के एक बाज़ार में। प्रोग्राम के आखिरी हिस्सों में स्टूडियो की तरफ चलेंगे, बात करेंगे कराची की हाउसिंग सोसाइटी में एक बड़ा फ्रॉड हुआ है। वैसे तो हर जगह ही फ्रॉड हो रहा है, लेकिन हाउसिंग सोसाइटी में होने वाले इस फ्रॉड के ऊपर बात करेंगे। काशिफ मुनीर साहब हमारे साथ होंगे और उबैद शाह को भी लेंगे। वाइट क्रोला गैंग की बड़ी धूम है कराची के अंदर, उस गैंग के हवाले से बात करेंगे। क्या वो गैंग कोई नया गैंग है या किसी पुराने गैंग ने नया रूप धार लिया और वाइट क्रोला गैंग बन चुका है। इसके साथ साथ गटर के ढक्कनों की बात भी करेंगे, उसके वज़न की बात भी करेंगे, क्योंककि कराची के अंदर गटर के ढक्कनों की बड़ी बाज़गश्त है कि गटर के ढक्कन मयारी नहीं है, मौजूद नहीं है। सड़कों के ऊपर जो है वो 60-65 के करीब बच्चे जो है वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं गटर में गिरने के बावजूद। चलते हैं, लोगों से ज़रा बात करते हैं। जब लोगों से हम बात करते हैं तो हम उस मौके पे देखते हैं कि जो हमारे साथ हमारी टीम है वो भी ज़ाहिर है उतनी परेशान होती है, लेकिन वो बेचारी कभी अपने मसाइल बता नहीं पाती। अब्दुर्रहमान इधर आओ यार, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। बिजली का बिल कितना आया है? मेरा 10,500 रुपये। और पहले कितना आ रहा था? पहले 6,000 5,000 इस तरीके से। ज़्यादा यूज़ कर रहे हो बिजली या बिजली कम यूज़ करने के बाद भी इतना आ गया? बिजली उतनी ही यूज़ हो रही है। 249 यूनिट्स से मेरे पिछले महीने भी, और इस महीने जो मेरा यूनिट्स आए वो भी 249 है। क्या क्या घर के अंदर आपके चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे 250 यूनिट्स का बिल आता है? सिर्फ एक फ्रिज है, क्योंकि मेरी कोई बड़ी फैमिली नहीं है। सिर्फ एक फ्रिज है और मेरा एक पंखा है जो कि यूज़ होता है। क्या हाल है चाचा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। चाचा क्या हालात है महंगाई के, कैसा लग रहा है? भाई बहुत बुरे हालात हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है और बिजली के बिल इतने आ रहे हैं। हर चीज़ मतलब ये किसी चीज़ का वो नहीं है, हर कोई भी चीज़ खरीदना है जेब खाली होती है हमारी। कितना बिल आया आपका बिजली का? हमारा है 15,000 का। तो चाचा ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे ना बिजली? इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, बस पंखे चलते हैं और लाइटें जलती हैं। एक फ्रिज है बस, 15,000 का आया है उस पर। वो कितने कमरे हैं, कितने लोग रहते हैं आपके घर पे? 3 कमरे हैं, एक कमरा खाली है, 2 कमरों का में इस्तेमाल होता है। तो चाचा इतने महंगे बिल अब कैसे भरेंगे? अब क्या इसका हल क्या नज़र आता है? हल तो हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा है कैसे हम हल करें। कारोबार है नहीं, तनख्वाह मिलती नहीं है, काम होता नहीं है, तो कहाँ से भरे? अब यही कि नहीं भरते, जब होते हैं तो भर देते हैं। क्या काम करते हैं आप? दर्जी का, टेलर। तो आप लोगों ने भी तो बढ़ा दी होगी ना वो जो सिलाई की फीस होती है? नहीं, हमारे को वही चल रही है, हमारी 2 साल से जो है ना वही चल रही है। कितने में शलवार कमीज कितने में सिलता है? 800-1000 रुपये मिलते हैं हमें, 800-1000 रुपये। तो वो जो आपकी दुकान के ऊपर जो मोटर चलती है मशीन की, उसका भी पैसे बढ़ गए होंगे? जाहिर है कि बिल तो बढ़ेगा ना जब बिजली जलेगी तो। यानी कि बचत और कम हो गई है? आमदनी नहीं है, महंगाई बढ़ गई है। आमदन चवन्नी है, खर्चा रुपया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो चीज़ जो है ना 10 रुपए की मिलती थी, अब जो है 50 रुपए की मिल रही है। 10 वाली चीज़ 50 की मिल रही है। भाई क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से। महंगाई के बारे में लोग बड़ी बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। सही है, जब से मेरी अब उम्र हो चुकी है इतनी महंगाई नहीं देखी। और अभी भी हुक्मरान जो है ना अपने ही फैसले कर रहे हैं, पेट्रोल बढ़ा रहे हैं और बिजली पे टैक्सें लगा रहे हैं, ये सारे मामला हो रहे हैं। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, वैसे मैं समझने के लिए बात कर रहा हूँ, मैं कोई गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं कर रहा। एक चीज़ हमें बाहर से मिले 200 रुपये की या 300 रुपये की, तो हुकूमत को क्या करना चाहिए? लोगों को 200 की कैसे दे दें अगर कोई चीज़ 300 की मिल रही है? देखिए, अगर हम अपने इंपोर्ट अगर हम कर रहे हैं, सही है, तो इसका मतलब हम अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हम नीचे की तरफ धकेल रहे हैं। सही है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भले आपने टैक्स लगाने, आप उन पे लगाएं। आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को जो है ना आपने उनको प्रमोट करना है, ताकि हमारी लोकल इंडस्ट्रीज़ आपो और हम अपने एक्सपोर्ट की तरफ जाएँ। इस तरीके से तो यही मामला चलता रहेगा, महंगाई बढ़ती रहेगी। और ये जो टैक्स लगाना चाह रहे हैं, मेरी ये बात पूरी होने दें, ये जो टैक्स लगाते हैं पेट्रोल पे और बिजली के बिलों पे और इन सारी चीज़ों पे, लेकिन टैक्स लैंड पे नहीं
लगता, टैक्स प्रॉपर्टी पे नहीं लगता। टैक्स ज़्यादा जो है ना, जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो वो ज़्यादातर अमीर होते जा रहे हैं, वहाँ पे कोई रिफॉर्म आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मैं बेसिकली टीचर हूँ। टीचर हैं, तभी आपने बहुत अच्छी बात की है। नाज़रीन, बुनियादी मसला भी यही है कि जहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, जिन लोगों से टैक्स कलेक्ट करने की ज़रूरत है, वहाँ पर जो है वो इक़दामात नहीं होते और वो कहीं ना कहीं बच जाते हैं। इस भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है, मैं इनकी बात से 100% मुत्तफ़िक हूँ। और ये बात भी दुरुस्त है कि ज़ाहिर है कि 200 रुपये की चीज़ ख़रीद के 100 रुपये में नहीं दी जा सकती। उसके लिए यही करना होता है कि अपने आप को बेहतर करना होता है, ताकि आपकी करेंसी बेहतर तरीके से मार्केट के अंदर मौजूद हो और आप चीज़ दुनिया से सस्ते दामों खरीद सकें। बिल्कुल ठीक है मैंने जी आपकी बात। चले, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। आगे बताएं, क्या हाल है जी आपके? मैं ये कह रहा था कि आपने, अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक, आपने एक सवाल किया था कि ये 200 रुपये की चीज़ लेकर 100 रुपये की कैसे बेचे गवर्नमेंट। मेरा सवाल गवर्नमेंट से ये है कि अगर उनसे नहीं हो पा रहा है तो वो छोड़ते क्यों नहीं है सीट? नहीं देखें, होने और ना होने की बात नहीं, पहले आप करते क्या हो ये बताओ। मैं इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करते। भाई बात ये है कि आप चाहते हो कि गवर्नमेंट उसके ऊपर 100 रुपये दे, आपके जहन में क्या है बात? मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ लोगों के मामलात। बिल्कुल, गवर्नमेंट तो सब्सिडी दे सकती है, लेकिन वो भी फिर नुकसान आवाम का ये है कि फिर वो खजाने खाली हो जाते हैं। आपको पता है सब्सिडी जो होती है ये टैक्स लेने के बाद उसी में से दी जाती है। गवर्नमेंट कोई फैक्ट्री तो लगा नहीं सकती कि जहाँ नोट छपते रहें, डॉलर छपते रहें, क्योंकि डॉलर में खरीदते हैं ना हम चीज़ें। दे सकती है, लेकिन उसमें भी नुकसान ही है। लेकिन भाई ने भी अच्छी बात कही थी कि टैक्स कलेक्टिंग सिस्टम ज़रा सही ठीक होना चाहिए, सिस्टम ठीक नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गवर्नमेंट इतना चिपक के क्यों बैठना चाहती है? मेरा सिर्फ यही सवाल है कि जब उनसे हो नहीं पाता, चली गई ना, अब तो निगरान हुकूमत है ना यार। कोई भी गवर्नमेंट है, कोई सी भी गवर्नमेंट है, वो इतनी, यानी कि उनको इतना आवाम के अंदर इतना और किसी काम का इतना शौक नहीं है, उनको इस काम का इतना शौक क्यों है? ये वजह ये है कि उनको फ़ायदा है, रोजी रोजगार है ना यार, कौन छोड़ता है अपनी रोजी? आवाम से अगर मोहब्बत होती तो वो कहते कि भाई हमसे नहीं हो पाता, हम क्यों गालियाँ सुने, हम क्यों गालियाँ सुनना पसंद करें, हम छोड़ देते हैं सीट। लेकिन नहीं, वो टिके रहते हैं, लगे रहते हैं। अच्छा, आपकी आमदन कितनी होगी महीने की? 26,000 रुपये। 26,000 रुपये के अंदर गुजारा कैसे होता है? क्योंकि बिजली के बिल बड़े आ रहे हैं। कितना आया बिजली का बिल? हमारा बिल, हम 3 फैमिली साथ रहते हैं तो हमारा 22,000 20,000 से अबव ही आता है। क्या क्या लगाया हुआ है घर के अंदर? एसी वेसी लगाए हुए 2-4? कुछ भी नहीं। एसी अगर लगाएं तो मेरे ख्याल से 50,000 रुपये पे पहुंच जाएगा। असल में वो मीटर कम होने की वजह से, ये पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा है हमारा कि यूनिट जितने बढ़ते हैं उतने ही, यानी कि बिल पे पैसे बढ़ जाते हैं। और बाकी ममालिक में ऐसा है कि जितने यूनिट्स बढ़ते हैं कि उतना रिलीफ मिलता है, जितनी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी ज़्यादा उसको रिलीफ मिलता है। लेकिन यहाँ पर जितना इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं जो, उसका ही उतना ज़्यादा बस तेल। चलें जी, शुक्रिया। आगे की तरफ चलते हैं जी, और भी लोगों से बात करते हैं। देखिए, 2-3 बुनियादी नुकते तो क्लियर हो चुके हैं। ज़रा सड़क पे एहतियात से ऐसा हमने क्रॉस करना है, क्योंकि जो लोग सड़क इस वक्त तेज़ी से गाड़ियाँ आ रही हैं ना, वो ये नहीं देखेंगे कि ये कोई टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं, वो हमारा प्रोग्राम बना देंगे। तो इसलिए ऐसा बड़े तरीके से हमने सड़क को क्रॉस करना है। आ जाए नाज़रीन, आगे की तरफ चलते हैं ज़रा। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। सवारी मिल नहीं रही या मतलब की सवारी नहीं मिल रही? नहीं, सवारी नहीं है। क्या वजह है? पेट्रोल महंगा हो गया है, बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, क्या चक्कर है? पेट्रोल अभी जो बढ़ाए हैं उसकी वजह से ही बहुत फ़र्क पड़ गया, और अभी 1 तारीख को फिर कह रहे हैं पेट्रोल बढ़ाने का। 3-4 दिन हैं, चलें जब तक तो खुश रह लें। अच्छा ये बताएं, बिजली का बिल कितना आया आपका? अभी इस मरतबा तकरीबन हमारा 3,500 रुपये बिल आया है। और पहले कितना आ रहा था? बिल बढ़ गया है या उतना ही है? नहीं, बिल में फ़र्क आया है। घर में कितने कमरे हैं, कितना इस्तेमाल है बिजली का? एक कमरा है किराए पे, हम रेंट पे। अच्छा ये बताएं, एक वैसे मेरे जहन में सवाल आया था, जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो आपकी आमदन कम होती है सवारियों के हिसाब से, या आप किराया बढ़ा के पूरा कर लेते हो? दरअसल हमारी रनिंग बढ़ जाती है। जहाँ हमारी रनिंग, आज जैसे हम सुबह 8 बजे गाड़ी निकालते हैं, पहले हम 10 बजे बंद करते हैं, आज हम 12 बजे बंद कर रहे हैं। ये फ़र्क, यानी कि 2 घंटे इसलिए ज़्यादा देते हैं कि सवारी कम मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा काम बढ़ गया ना हमारा। काम बढ़ गया क्योंकि सवारी कम हो गई है, इंतज़ार ज़्यादा करना पड़ता है। क्या हाल है भाई? बस खैर है सर। बाइकिया चलाते हो या सिर्फ बाइकिया का हेलमेट पहना हुआ है? नहीं, भाई क्या चलाते सर। कितनी बचत हो जाती है? बचत क्या, इतना महंगाई है, किसी को पैसा बोल नहीं सकते। 200 बोलते, वो बेचारा बोलते 100 रुपये देगा। हालात ऐसे ही चल रहे, इतना महंगाई है। ये ऐप के थ्रू नहीं चलता? इसमें तो जितना ऐप पे लिखा आ रहा है वो देना पड़ता है ना? नहीं, हम लोग ऐप वाले नहीं, बगैर ऐप वाले। बगैर ऐप वाले। अच्छा, क्या चीज़ आजकल ज़्यादा चैलेंजिंग है, क्या चीज़ ज़्यादा बढ़ गई है? अब महंगाई है, एक तो बिजली का बिल जो है ये थोड़ा कम हो गया, दूसरा ये पेट्रोल कम हो गया, वे उठा के
हम लोगों का भी खेटिंग चलेगा। पेट्रोल थोड़ा सा कम हो जाए, बिजली का बिल कम हो जाए, जाहिर है बुनियादी मसाइल एक जैसे ही हैं सबके तकरीबन, और एक जैसे ही मामला आते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं? क्या काम करते हैं भाईजान? स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है क्या? तो कितना मुश्किल महसूस हो रहा है महंगाई के दौर के अंदर, या महंगाई महसूस ही नहीं हो रही? नहीं नहीं, महंगाई तो है, बहुत महंगाई है। कौन जिम्मेदार आपको लगता है इस सारे काम का? बस सारे मिलजुल कर जिम्मेदार है। बिजली का बिल कितना आया आपका? इस बार मेरा पहले आता था 1600 रुपये, अब आया 3000 रुपये। तो यूनिट ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं, गर्मी तो नहीं थी कराची में, मौसम तो अच्छा था, फिर क्या वजह है? बस बिजली महंगी कर दी इन लोगों ने, डबल ट्रिपल कर दिए। डबल कर तो दी। कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा मुश्किल कर रही है? बिजली ज़्यादा मुश्किल कर रही है, तेल की कीमत ज़्यादा मुश्किल कर रही है, या खाने पीने की चीज़ है? हर चीज़ ही, खाना पीना भी, बिजली भी, हर चीज़ ही मुश्किल। हल क्या नज़र आता है? आप तो स्टूडेंट हैं, सोचते होंगे जाहिर है कि यार इसका हल ये है, क्या हल लगता है आपको? बस अल्लाह मियाँ ही हल निकाल सकता है, हमारे हाथ में क्या है। अल्लाह में यही हल निकाल सकता है जी। जाहिर है कि आसरा खुदा का ही है और लोग खुदा के आसरे पे जिंदा है। आगे चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? ठीक है। कारोबार कैसा चल रहा है भाईजान? सन्नाटे में चल रहे हैं हम तो। सन्नाटा इस मौसम में, सीजन में, आज के दिन ऐसे ही होता है या अब ज़्यादा होने लग गया है? अब ज़्यादा होने लग गया है। ईद का सीज़न जो दो तीन महीने पहले गुजरा, वो ठीक गुजरा था? बहुत अच्छा गुजरा था। अभी तो बस किराए पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल इतने आ गए कि अब दुकानदार कैसे काम चलाएगा। कमर्शियल मार्केट में कितना फ़र्क पड़ा है बिजली के बिल पे? बहुत बड़ा है। जो 12,000 13,000 आता था वो अब जो है ना 22,000, किसी का आया 21,000, इस पे पहुँच गया। पूरी मार्केट कितना परेशान है बिजली के बिलों पे? बहुत परेशान है। क्या कर रहे हैं लोग? कारोबार बंद करेंगे, कीमत बढ़ाएंगे चीज़ों की, क्या करेंगे? ना कीमत बढ़ाएंगे ना कारोबार बंद करेंगे। अब रोज़ी चलानी तो है ना हम लोगों ने। खर्चा कम करेंगे अपना खर्चे ही कम करेंगे, पेट खुजाएंगे तो काम चलेगा ना, ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या चीज़ ज़्यादा मुश्किल कर रही है आपको? रोज़मर्रा की चीज़ें मुश्किल कर रही हैं, तेल की कीमत मुश्किल कर रही है या बिजली की कीमत मुश्किल कर रही है? परेशानी किस चीज़ से ज़्यादा हो रही है? सब चीज़ों से आती है, बिजली से भी आ रही है। बिजली में अब बंदा, अगर हम लोग तो वैसे रेंट पे रहते हैं, रेंट वाले देखो किराया जो 10,000 का आता था वो 15-20,000 में आ गया। जो दुकान के किराए थे वो तो वही है, बिजली के बिल अलग है। पेट्रोल पे देखो हर डेली हर दूसरे दिन बढ़ रहा है। गरीब आवाम को तो नहीं देख रहे, उनके पास तो अलग है यार। अपनी सहूलतें है कि जी, सहूलतें जिन तबके के पास सहूलत है उसके पास तो है ही, परेशान हो रहा है आम आदमी। क्या हाल है भाई? अल्लाह का शुक्र है। यहाँ दुकान पे काम करते हो या घूमने आए हो? घूमने आया हूँ। अच्छा, तो क्या घूमते हुए कीमतें ज़्यादा महसूस हो रही हैं? क्या लग रहा है? पहले से ज़्यादा है। कोई ख़रीदारी करने आए हो, सिर्फ देखने आए हो? शॉप पे काम करता हूँ। अच्छा, शॉप पे काम करते हैं। शॉप कैसी चल रही है? सही है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। तो कारोबार ठीक है? पहले से डाउन है। क्यों, क्या वजह है? हर साल अगस्त में इसी तरह होता है, अगस्त के आखिर में ही? साल से तो कम है पहले। क्या वजह है, क्या लगता है तुम्हें? महंगाई की वजह से। और महंगाई की वजह से। तो आगे चलते हैं जी। मुख्तलिफ मामलात लोगों के सामने आ रहे हैं, हर तरह के लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बात करेंगे। अच्छा, बात तो सुनो, बात तो सुन लो, सुन तो लो। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। क्या हुआ यहाँ पे? एक्सीडेंट हो गया था कैसे गिर गए थे? बाइक से। इतना महंगा पेट्रोल हो रहा है, मुश्किल होती है बाइक चलाने में? बहुत कम ही चलाता हूँ। कितना चलाते हो? यहाँ से दुकान से घर। कितना पहले पेट्रोल लगता था, अब कितना पैसे लग रहे हैं? पहले 100 का लगता था, 200 का लगता है, ऐसे ही सीधा सीधा डबल है। तनख्वाह वनख्वाह में इजाफा हुआ है तुम्हारी? नहीं, बचत नहीं बढ़ी? मेरे कज़न की दुकान है, मसला ही नहीं। चलो आगे की तरफ चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? कारोबार करते हैं यहाँ पे या कुछ खरीदारी के लिए आए? मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आए, तो कैसा लग रहा है कराची? अच्छा है, ज़बरदस्त। तो महंगाई लाहौर में ज़्यादा है कि कराची में ज़्यादा है? लाहौर में ज़्यादा। लाहौर में किन चीज़ों में ज़्यादा फ़र्क महसूस होता है लाहौर और कराची में? टी शर्ट्स हैं, पोलोज हैं, वो यहाँ बड़ी अच्छी सस्ती हैं, और होलसेल मार्केट। अच्छा, आपको आते हुए जाहिर है कि आप ट्रेन पे आए हो या बस पे आए हो, किराया लगा होगा, तो किराए में भी कोई फ़र्क लगा है आपको? नहीं, मैं बाहर बाहर आए। अच्छा, वैसे लोग महंगाई का अब जो है वो तस्करा कर रहे हैं, तो महंगाई आपको पहले से ज़्यादा महसूस हो रही है? हाँ जी, है ऑफ कोर्स। किन चीज़ों की वजह से ज़्यादा फ़र्क पड़ा है? वो हर चीज़ हाइप कर दी हुई है। वो पेट्रोल महंगा हो गया तो जनाब ये भी महंगा हो गया, वो भी महंगा हो गया। जो 300 रुपए की चीज़ थी वो 900 रुपए की होगी भी। चलें, बस एक आखिरी चीज़ बताएं, कराची में सबसे अच्छा क्या लगा? खाना। कौन सी क्या चीज़ खाई है आपने अभी तक जो आपको याद आ रहा है यार बड़ी स्पेशल? अफगानी खाया है, वो अफगान जिधर कॉलोनी है वहाँ से तिक्के शिक्के बड़े अच्छे थे। चलें जी, आगे की तरफ चलते हैं। खुश रहें, कराची में घूमते रहें, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं जी।
अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। कैसा चल रहा है कारोबार? मुस्कुराहट तो आपके चेहरे पे, अल्लाह अल्लाह खैर करे, ठीक चल रहा है इंशाल्लाह? इंशाल्लाह अच्छा चल रहा है। तो रश नहीं है, ये इस वक्त होता ही नहीं है या इन महीनों में नहीं है, आजकल नहीं है, क्या चक्कर है? इस वक्त नहीं होता, अभी तो ऑफ सीजन है। सीजन ऑफ है। अच्छा, महंगाई कितना परेशान कर रही है? बिल कितना है इस दफ़ा दुकान का? इस दुकान का 20,000। और पहले कितना आ रहा था? पहले स्टार्टिंग थी मेरे ख्याल से 5 महीने पहले 12-13,000। तो कैसे इसको ओवरकम करेंगे? किराया बढ़ा दे, चीज़ों के रेट बढ़ा देंगे, क्या करेंगे? इस बार तो बिल ही नहीं भर रहा है। बिल नहीं भरेंगे तो बिजली काट जाएंगे भाई, वो तो रुकते ही नहीं है। अल्लाह की मर्जी, इस बार तो इरादा है सबका, बिल नहीं भरेंगे इस बार। पूरी मार्केट ने सोचा हुआ है। अभी तो आवाज़ यही है कि मोबाइल मार्केट ने भी नहीं भरा बिल। यार लेकिन बिल नहीं भरोगे तो मुफ्त में तो कुछ नहीं मिलता ना, ये आप कोई उठा के लेके जा तो नहीं सकता ना यहाँ से। नहीं। चलो, और क्या कहना चाहोगे महंगाई के हवाले से? क्या चीज़ ज़्यादा परेशान कर रही है? कोई भी चीज़ नहीं, अल्लाह की मर्जी भाई, जो चीज़ चल रही है चल रही है। जो चीज़ चल रही है चलें जी, ये भी एक बड़ा अच्छा मामला है, माहौल है। एक ब्रेक लेते हैं। कराची के अंदर और भी बहुत से मामले आते हैं, उन पे भी बात करेंगे। जिस तरह से मैंने इब्तदाई में भी कहा, गटर के ढक्कन पे भी बात होगी, वाइट करोला गैंग पे बात होगी और हाउसिंग सोसाइटी के फ्रॉड पे बात होगी। लेकिन ब्रेक के बाद जब आएंगे, कोट शोट पहना होगा, टाई लगाएंगे, स्टूडियो में मौजूद होगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, काशिफ मुनीर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शहर कायद में भी बड़ी खबरें हैं, कभी करोला गैंग गिरफ्तार होता है, वाइट करोला गैंग, कभी ढक्कनों की बातचीत नजर आती है। तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन एक बड़ा फ्रॉड हुआ है शहर कायद के बासियों के साथ। वैसे तो रोज़ ही हो रहा है, लेकिन एक और बड़ा फ्रॉड सामने आया है क्रीक मरीना का। काशिफ मुनीर साहब हमारे नुमाइंदा खसूसी हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर फ्रॉड हुआ क्या है, क्योंकि बहुत सारे मुतासरीन ने रब्ता किया, उनके वकला ने रब्ता किया। उस मौके पे ज़रूर ये लाजिम था हम पे कि जब कोई रब्ता करे, कोई मुतासिर हमारे करीब तक पहुंच जाए, हमसे जो है वो बातचीत करना चाहे, तो उससे तफसील लेके कम अज़ कम आवाम तक या अरबाब इख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करें। काशिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, तफसीलात लेकर आए हैं। ज़ाहिर के मुतासिर ने रब्ता किया था, आपकी भी तैयारी थी, आप भी इसके ऊपर काम कर रहे थे। जब मैंने आपसे रब्ता किया तो आपने बताया कि इसके ऊपर आप काम ऑलरेडी कर रहे हैं। क्या फ्रॉड हुआ है? क्योंकि DHA के अंदर तो हम सुनते हैं कि बड़ी सिक्योर इन्वेस्टमेंट होती है, ख़ासतौर पे कराची के DHA के अंदर महंगी इन्वेस्टमेंट भी है लेकिन सिक्योर भी है। इनसिक्योरिटी क्या आ गई, कहाँ पे मसला हो गया? देखिए फवाद साहब, सबसे अहम बात, जैसे आपने बताया, ये मामला 2005 से शुरू होता है। यानी 2005 में ये क्रीक मरीना जो है ये लॉन्च होता है और इसको 2009 में इसको मुकम्मल होना था। ये 8 टावर जो है वो बनाए जाने थे और इसमें 24 मंजिला थी। जो आप DHA की बात कर रहे हैं, DHA ने इसकी जो है वो लीज दी थी एक सिंगापुरियन कंपनी को। पहले ये माइन हाइट को दिया गया, फिर सिंगापुरियन कंपनी के बाद ये सारी सूरत चली गई। और जब आप इसको जितना कुरेदते गए, जब आगे जाते गए, ये तब पता लगा जब लोगों के पैसे यहाँ से गायब हो गए, तो कि पीछे आपको ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड के अंदर एक ऑफशोर कंपनी तक ये जो है ये कहानी चली गई। पहले यानी कि बैनुल अक़वामी हो गया किस्सा। जी ऐसे ही हुआ, क्योंकि जो जितने अलॉटीज से पैसे लिए गए, जो यहाँ पर काम होना था वो काम नहीं हुआ और सारा पैसा जो है वो यहाँ से पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया। इसकी 2009 में जो इसकी कंप्लीशन डेट दी गई कि 2009 में इसको मुकम्मल करके इसकी अलॉटीज़ को दे दिया जाएगा। तकरीबन 300 के करीब ये अलॉटीज़ हैं। 3 करोड़ रुपए के करीब ये जो है फ्लैट जो है फी फ्लैट बेचा गया, 3 कमरे का, 4 कमरे का और पेंट हाउस का। यानी कि 2005 में 3 करोड़ रुपए का फ्लैट था। 2005 में जब इसकी शुरू हुई थी बुकिंग, 3 कमरे का 2 करोड़ 68 लाख रुपए का, 4 इस तरह करके जो है ये गया था और पेंट हाउस की कीमत जो थी वो डबल थी। यहाँ जो काशिफ साहब आप ज़ाहिर के मईशत को बड़े करीब से देखते हैं, तो डॉलर उस वक्त गालिबन 2005 में, तो मैं अगर गलत नहीं तो 60-70 रुपए का होगा, जो कि आज 300 रुपए का है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आप ये भी तो समझे फवाद साहब, जो 3 करोड़ रुपए की हम उस वक्त बात कर रहे थे, आज ये फ्लैट 4 गुना महंगे हो गए हैं। यानी 10 से 12 करोड़ रुपए का ये फ्लैट आज हो गया है, जो बाज़ाहिर। और जो सबसे अहम बात बताने की ये है कि जब अलॉटीज को से बाद, यानी आपको मैनेजमेंट नहीं मिलेगी इस कंपनी की, यानी जो सिंगापुरियन कंपनी है, लेकिन डराने के लिए, धमकाने के लिए आपको लोग मौजूद हैं। मेरी बहुत सारे जो अलॉटीज से बात हुई तो उनको पिछले दिनों ये कहा गया कि आप जो है, जो आप जिस रेट पे बुकिंग हुई थी, अब उस पर आपको फ्लैट नहीं दे सकते, आप जो है नई कीमत अदा करेंगे, नहीं तो हम आपका कैंसिल कर देंगे। और जो नहीं कंपनी, इसका मतलब अभी मौजूद है यहाँ? कोई नहीं है, सिर्फ यहाँ पर उन्होंने कुछ लोग बिठाए हुए हैं कि अगर वो दफ्तर खाली कर देते हैं जहाँ पर ये 3, क्योंकि 8 टावर बनने थे, 3 बने हैं। एक टावर का काम आप समझ लें, ग्रे स्ट्रक्चर है तीनों के अंदर। अगर यहाँ से ही अपना सारा स्टाफ हटा देते हैं तो DHA इस जगह को अपने कंट्रोल में ले सकती है। तो उन्होंने वहाँ गार्ड्स बिठाए हुए हैं, कुछ लोग बिठाए हुए हैं। जो उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थी, जब FIA की इंक्वायरी शुरू हुई तो वो भी वहाँ से चली गई हैं।
तो यहाँ सूरत इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि जो लोगों के पैसे हैं वो तो अब बज़ाहिर मिलना बहुत मुश्किल दिखाई देते हैं, क्योंकि आपको कोई नज़र नहीं आ रहा। एक बड़ी तादाद में जो पैसा था सारा बाहर चला गया। डराने धमकाने के लिए आपको लोग यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे, लेकिन उनको उनकी रिकवरी के लिए जो है वो मामला आगे आने वाले दिनों में मुश्किल दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अब वो जो टाइम दिया था 2005 से आज तक अब 18 साल हो गए, उस ज़माने की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाएं। और जो मेरे पास डिटेल है उसके मुताबिक ये 5,000 रुपये स्क्वायर फुट पे दिया गया था, और अब वो तकरीबन 40,000 रुपये स्क्वायर फुट मांग रहे हैं। तो आप ये समझ लें कि ना वो मिल रहे हैं और वो लोगों से कह रहे हैं कि आप कैश में पेमेंट दें, हमें चेक देने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत सारे अलॉटीज़ ने जो है वो अदालत के अंदर अपनी बकिया रकम जमा करा दी है, केसेस कर दिए हैं। 40-42 इस वक्त इसमें केसेस हो गए। अच्छा। तो ये सूरत हाल बाज़ाहिर आने वाले दिनों में क्लियर होती दिखाई दे रही है। साहब, आपने ज़ाहिर मुतासरीन से भी बात की, आपने दाएं बाएं से मौक़िफ़ भी लिया होगा। ज़ाहिर रिपोर्टर के पास मैंने भेजा भी आपको इसीलिए था, हालांकि आप उस पर काम कर रहे थे, लेकिन आपने जो वर्किंग की, तो आपको क्या लगता है कि ये मुकम्मल होने की तरफ जाएगा, अदालत के अंदर फंसा रहेगा? कौन तहकीकात करेगा? FIA का भी नाम सुनने में आ रहा है कि वो तहकीकात कर रहा है, तो इस वक्त स्टेटस इसका क्या है? देखिए जी, FIA की तरफ इसकी इंक्वायरी इसलिए गई क्योंकि इस पे काम नहीं हो रहा था और पैसा सारा बाहर इसका जो है चला गया, ये इल्ज़ाम लगाया गया है। जहां तक आपने बात की, बाहर जो हमने अपनी वर्किंग की है, इसमें हमें बहुत मुश्किल सूरत दिखती है कि अलॉटीज़ को पैसे मिल सके। एक काम इसमें ये हो सकता है कि जो उस ज़माने में तकरीबन 2 करोड़ 68 लाख से इसकी बुकिंग शुरू हुई, 3 करोड़ रुपये तक की जो सूरत बुकिंग हुई, आज इसकी मालियत जो है वो 4 गुना ज़्यादा हो गई है। तो जो ज़मीन इनके पास मौजूद है वो अगर बिक जाए या कोई और बिल्डर ले ले, लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह है कि ये प्रोजेक्ट आगे से आगे भी बिका है, यानी जो इन्हीं के जो प्रोजेक्ट है उन्होंने उसको आगे भी बेचा है। तो हालात बहुत मुश्किल है। बहुत सारे अलॉटीज़ जो हैं वो यहाँ तक तंग है। मेरी एक अलॉटी से बात हुई जो पाकिस्तान में नहीं रहते, उनको एक अपनी सर्जरी करानी है, उनको फ़ौरन पैसों की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं मैंने जितने पैसे दिए थे मुझे वो मिल जाएं, वो भी मिलने को जो है उनको उम्मीद नहीं है। अच्छा, लोगों ने पेमेंट्स पूरी की हुई थी इसमें, या मिसाल के तौर पे 2 करोड़ 68 लाख का प्रोजेक्ट है तो किसी ने 50 लाख पे किए होंगे, किसी ने करोड़ पे किए होंगे? आपने कोई आइडिया लगाया इस हवाले से? अगर आप अक्सरियत की बात करें तो ज़्यादातर ने, क्योंकि 2005 में ये शुरू हुआ, 2009 में कंप्लीशन होना था, ये मुख्तलिफ मराहिल में इनके एग्रीमेंट हुए हैं, यानी मुआहदे को रीशक्ल दिया गया। 2009 में एक मुआहदा हुआ जिसके तहत 3 मराहिल में इसको मुकम्मल करना था। फिर जो है वो अलॉटी से पैसे लिए गए, उनको यकीन दहानियाँ कराई गई। अगर आप मेजॉरिटी अलॉटीज़ की बात करें तो 70% तक जमा करा चुके हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि 3 करोड़ या 2 करोड़ 68 लाख का 70% उन्होंने जमा करा दिया। यानी कि लोगों ने काफ़ी खतीर रकम जमा करवा दी है। काशिफ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन हकीकत नाज़रीन यही है, अगर कराची की आप बात करें, मैं बाकी मुल्क के दीगर इलाकों की बात नहीं करता, कराची में ये एक वाहिद प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है। ये प्रोजेक्ट तो सबके सामने आ गया है। ज़ाहिर अशराफिया का प्रोजेक्ट है, इसलिए काशिफ मुनीर साहब को डाटा भी आसानी से मिल गया और हम इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं। लेकिन गरीब इलाकों के अंदर भी ऐसा है कि जहाँ पर जो है वो लोग अपने पैसे फंसा के बैठे हुए, किसी ने रिटायरमेंट की पूरी जमा पूंजी लगा दी है, किसी ने जो है वो और किसी तरीके से पैसे अपना जेवर बेच के जमा किए थे। लेकिन ये घर घर की कहानी है। कराची के अक्सर और बेशतर प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा होता है। बिल्कुल स्वीपिंग स्टेटमेंट इसको ना समझे, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि अगर किसी ने 2010 में प्रोजेक्ट शुरू किया था, 2012 में मुकम्मल होना था, तो आज 2023 के अंदर भी वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हुआ। लोग रुलते हैं, उनके पैसे जमा होते हैं, उसके बाद बिल्डर कहता है कि नए रेट के ऊपर दें। बड़े तमाशे हैं, कंप्लीशन के बाद भी जो है वो पैसे मांगे जाते हैं। ज़ाहिर अरबाब इख्तियार को ये देखना होगा। ज़ाहिर यहाँ पर बिल्डिंग कंट्रोल नहीं है, यहाँ पर DHA है, जिसका कहा जाता है कि मामलात जो है वो बिल्डिंग कंट्रोल के मुकाबले में ग्रिप ज़्यादा है, मजबूत ज़्यादा है। देखना होगा कि वाक़ित करते लें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो वाइट करोला गैंग कौन सा है उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शहर कायद के बयानी की बात हो रही है। शहर कायद में गटर के ढक्कनों की बड़ी गूंज है और अफसोसनाक वाक़या है कि गटर का ढक्कन ना होने की वजह से शहर कायद में बड़ी तादाद में बच्चे हलाक भी हो चुके हैं। गटर के ढक्कन पे भी बात करेंगे, लेकिन एक पुलिस मुकाबला होता है जिसमें 5 या 6 लोग जो है वो जांबाग होते हैं और वाइट करोला गैंग के खात्मे का पुलिस ऐलान करती है या पुलिस जो है वो दावा करती है। कितना सच था? वाइट करोला गैंग करता क्या था, कहाँ से आया था? उबैद शाह से पूछेंगे, हमारे नुमाइंदे। उबैद शाह साहब, शुक्रिया आपका, आप तफसीलात के साथ स्टूडियो तशरीफ़ लाए। ये फरमाएं कि वाइट करोला गैंग ये है क्या ये वाकई गैंग था या जो है वो हमने खुद ही नाम दे दिया है? क्योंकि 1990s और 80s के अंदर सुनते थे इस गैंग का तो तस्करा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वाइट करोला गैंग का शहर कायद में काफ़ी दहशत रही है, जो कि घरों में डकैतियाँ करते थे और रैप भी किया करते थे, जिसी वजह से अब जो भी वारदात में गाड़ी इस्तेमाल होती है, अगर उसका कलर वाइट हो तो वाइट करोला गैंग से ही उसको हम याद रखते हैं। लेकिन इसको अगर हम अफगान डकैत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि नॉर्थ कराची सेक्टर 11B में 16 अगस्त की रात तकरीबन 1:45 पर 7 अफराद दाखिल होते हैं और घर वालों को यरगमाल बनाने के बाद, तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद वहाँ पर लूटमार करते हैं। ऐसे में जो एक शहरी
शेरी को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ था, उसके शोर करने पर अहले मोहल्ला ने 15 को कॉल की और ये बड़ी अच्छी बात है कि 5 मिनट में 15 ने रिस्पांस किया और बेंगलो को आके घेर लिया, जिस पर मुल्जिमान ने फरार होने की कोशिश के दौरान पुलिस पर फायरिंग की और उसमें 5 अफराद हलाक हुए। DIG अफराद या डाकू? 5 डाकू जो हैं इसमें हलाक हुए थे। और क्योंकि अफराद की जब हम बात करते हैं ना वैद, तो एक शख्स ये भी आता है कि इसमें कोई शहरी या कोई बेचारा मजलूम जो है वो शहीद ना हो गया हो। अच्छा, 5 डाकू इसमें हलाक हुए? जी, 5 डाकू इसमें हलाक हुए और एक डाकू जो है वो तकरीबन इस पूरे पुलिस मुकाबले जो कि 6 घंटे तक चलता रहा, वो पानी की टैंकी में छुपकर उसने अपनी जान बचाई और जब पुलिस पकड़ा गया वो मफरूर है। और रात 4 बजे वाइट करोला लेके एक डकैत रात 4 बजे वहाँ से मफरूर हो गए, तो उसकी CCTV फुटेजेस न्यू न्यूज़ ने हासिल कर ली थी और न्यू न्यूज़ पे वो नशर भी हुई है कि रात 4 बजे एक डकैत जो है वो वाइट करोला लेके वहाँ से चला जाता है। इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, हमने देखा कि भी कुछ दिन पहले भी कराची में एक फुटेज आई थी जिसमें जो है वो पुलिस मुकाबले के अंदर डाकू मारे गए थे। तो पुलिस काम तो कर रही है डाकुओं के खिलाफ, इससे वारदातों में कमी भी आती है, कोई फ़र्क पड़ रहा है? अभी पुलिस मुकाबले जितने हुए और जितने डकैत मारे गए हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि वाक़यात में कमी नहीं आ रही, क्योंकि शहर में मुख्तलिफ गैंग्स अब काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर पुलिस ने तो कैटेगरी बना रखी है, अफ़गान डकैत हैं, सराइकी हैं, बलोच हैं, कुछ को मुकामी कहा जाता है, इस तरह के उन्होंने कैटेगरी बना रखी है और उनकी फहरिस्तें भी तैयार हुई हैं। और अभी कुछ रोज़ कबल IG सिंध ने एक फहरिस्त भी डेटा बल्कि जनरेट करने का कहा था KPO को, कराची पुलिस ऑफिस को, कि वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स जिनको आप 2 साल के अंदर मुतवातिर किसी न किसी वारदात में गिरफ्तार करते हैं, उनको जेल कस्टडी होती है और वो ज़मानत पर या केस खारिज होने के बाद आ जाते हैं, तो उनकी फहरिस्त बनाई जाए और उनको मॉनिटर किया जाए। और कड़ा वड़ा भी पहना रहे, इस तरह की चीज़ें हुई तो थी, लेकिन अभी तक इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, क्योंकि सेफ सिटी प्रोजेक्ट को लेकर भी बहुत सारी बातें की जा रही थी कि अगर 10,000 कैमरे लग जाएंगे तो डकैतों को पकड़ना आसान हो जाएगा, क्विक रिस्पांस हो जाएगा। चले, बहरहाल अफसोसनाक बात है कि 2023 में भी हम बात करेंगे, कैमरे अगर लग जाएंगे तो फिर ऐसे होगा। दुनिया भर के अंदर एक एक चीज़ 1-1 सेकंड की मॉनिटरिंग हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में हालात है। अच्छा, अफसोसनाक वाक़यात हुए, ख़ासतौर पर हम देखते हैं कराची के उन इलाकों के अंदर कि जिनको निस्बतन पसमानदा कह सकते हैं या निस्बतन मज़ाफ़ात कह सकते हैं, कि जहाँ गटर के ढक्कन ना होने की वजह से जाने चली गई, मासूम जाने चली गई, छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चे जो है वो गटर में गिर के अल्लाह को प्यारे हो गए। तो ढक्कनों की बड़ी आजकल गूंज है, क्या मामला है? जी बिल्कुल, जो शहर कायद में दफ़ा CCTV फुटेज भी, CCTV तो नहीं, मोबाइल फ़ोन से बनाई हुई एक फुटेज थी, वो वायरल हुई थी, न्यू न्यूज़ में उसको हमने नशर भी किया था कि जो कबाड़ी हैं वो गली मोहल्लों से गुजरते हैं तो वो गटर के ढक्कन को बैठा सिमेंटेड होता है और उसके अंदर जो है वो जाल लगा हुआ होता है, रॉड होती है उसके अंदर, तो उसको तोड़ के उसमें से सरिया निकालते हैं। आपको मैं अभी कहता हूँ कि आप अभी कराची यूनिवर्सिटी चले जाएं, कराची यूनिवर्सिटी के पास जो है वो ग्रीन लाइन बस का पूरा मंसूबा चल रहा है, जौहर में भी चल रहा है। वहाँ पे नशे अफराद बैठ के फुटपाथ को तोड़ रहे होते हैं, पुलिस मोबाइल गश्त कर रही है, रेंजर्स वहाँ पे मौजूद है, हत्ता कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसका लेबर वहाँ पे मौजूद है, लेकिन वो बड़ी सहूलत के साथ सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल भी हुई हैं कि वो नालों को तोड़ लें, जो अंडर कंस्ट्रक्ट बिल्ड क्या कहते हैं रोड है या जो चीज़ बन रही है वहाँ से सरिया चोरी कर रहे हैं। तो ऐसे में शहर में जो मौजूद गटर हैं उनको चोरी करना, उनको तोड़ना और उनमें से सरिया निकालना नशे अफराद के लिए। लेकिन 2 चीज़ें ना, देखें मेयर कराची बड़ी अच्छी कैंपेन चला रहे हैं ढक्कनों की, तो क्या सिर्फ कराची में ढक्कनों का मसला है? क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं कि पूरी पूरी गाड़ियाँ उतर जाती हैं, इतने बड़े बड़े जो है वो ढक्कन गटर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ पे, वो तो पूरी पूरी सड़क बैठ जाती है, पूरी पूरी गाड़ियाँ चढ़ जाती है, तो ये सूरत हाल नहीं है? जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। गुज्जर नाले पे तो पूरे टूर्नामेंट का भी इनेकाद होता था, जो है वो बच्चे यहाँ पे पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते थे और गुज्जर नाले के ऊपर होते, यानी कि गुज्जर नाला जो साफ़ नहीं हुआ था उसकी तह इतनी मजबूत हो गई थी कि वहाँ पे लोग क्रिकेट खेला करते थे। लेकिन जब बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और कुछ कंस्ट्रक्शन के नाम पर सर्कुलर रेलवे के हवाले से तोड़ फोड़ का भी सिलसिला हुआ, तो गुज्जर नाले में जो कंस्ट्रक्शन जो मलबा गिरा उसकी वजह से भी वहाँ पर कुछ मसाइल हुए, कुछ क्या कहते हैं चीज़ें चौक हो गई। आपको याद होगा कि चंद साल कबल, बल्कि बरसातों से कबल जो है 2 साल पहले फ़ौज को जो है वो उसका ठेका दिया गया था कि आप गुज्जर नाले को साफ़ करें। तो ये गुज्जर नाला हो या गटर के ढक्कन हो, इनके मामलात हमेशा से यही रहें, कहीं नशेई अफराद होते हैं, कहीं पे इंतज़ामिया की गैर संजीदगी होती है कि बिल्कुल मानसून का सीज़न जब सर पर आकर खड़ा हो जाता है तब कहीं जाकर
उसकी सफाई करने का सिलसिला शुरू होता है। और इस सफाई के दौरान भी बहुत से बच्चे जो हैं इन बरसाती नालों में डूब कर जो है वो जाँ बहक हुए हैं। अगर हम बात करें तो अभी जो सबसे ज़्यादा ये मेगा सिटी कहते हैं कराची को, लेकिन यहाँ पर 3 माह कबल गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D जो कि एक पोश इलाका माना जाता है, वहाँ पर 7 साला अभियान घर के बाहर निकलता है, खेलते हुए गटर में गिर जाता है। लोगों काफ़ी ढूंढने के बाद लोगों को शक होता है कि इस गटर में वो गिरा था। कुछ लोग भी बताते हैं कि इस मैन होल में वो खिला जहाँ पे गटर का ढक्कन मौजूद नहीं था। 3 महीने हो चुके हैं लेकिन उस बच्चे की लाश नहीं मिली, बस खुदाई का सिलसिला जारी है। उस वक्त शहर कायद में मेयर कराची कौन बनेगा इसकी जंग हो रही थी, मीडिया पे सिर्फ यही डिस्कस हो रहा था। और मेयर कराची, बल्दियात कराची के जो निज़ाम है, इंतज़ामिया है, उस हवाले से एक बड़ा फैसला होने जा रहा था। ठीक हो गया उबैद साहब, बहुत आपका शुक्रिया। एक इख्तितामी तौर पर मैं मेयर कराची साहब के लिए एक छोटी सी बात करूंगा। यूनिवर्सिटी रोड हो या CM हाउस के सामने से गुजरने वाली सड़क है, इसके ऊपर जो ढक्कन लगे हुए हैं गटर के, शुक्र है लगे हुए हैं, उनकी ऊंचाई जो है वो इतनी तवील है, 5-5, 6-6 इंच ऊपर है। और कोई बेचारा मोटरसाइकिल सवार या गाड़ी सवार बेकाबू ज़रूर हो सकता है कि जब फास्ट लेन के ऊपर जो है वो इतने ऊंचे ऊंचे ढक्कन लगे हो। यूनिवर्सिटी रोड पे तो 13D और ये बैतुल मुकर्रम मस्जिद के सामने भी इस तरीके से है, और जिस तरीके से मैंने तस्करा किया कि CM हाउस के सामने भी ऐसे ही है। तो ढक्कन तो ज़रूर लगाएं, लेकिन ढक्कनों की क्वालिटी, लॉक ढक्कन, ये तमाम चीज़ें दुनिया के अंदर मिलती हैं। कुछ ढक्कन ऐसे भी होते हैं कि जो लॉक हो जाते हैं, हमारी मालूमात तो यही है। तो इस तरह के ढक्कन लगाएं, और रोड की सतह के ऊपर अगर हो जाए तो ठीक है कि ढक्कन मुहिम आपकी कामयाब हो सकेगी। आज के प्रोग्राम से याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।